A strong positive mental attitude will create more miracle than any wonder drug. एक मजबूत सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण किसी भी आश्चर्यजनक दवा की तुलना में ज्यादा चमत्कार पैदा कर सकता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाला इंसान लोगों को आकर्षित करता है, लोग उससे जुड़ते हैं और साथ में आगे बढ़ते हैं। जबकि नेगेटिव माइंडसेट रखने वाला इंसान लोगों को विकर्षित करता है, लोग उससे दूर भागते हैं। मेरा विश्वास मानिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा चांसेस होंगे रिजल्ट पॉजिटिव आने के। वेलकम टू माय बुक क्लो चैनल, माय नेम इज़ विकास श्रीवास्तव। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 की बुक इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट के चैप्टर सॉइल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं किन किन टॉपिक्स पे यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, देन एलुवियल सॉइल, उसकी कैटेगराइज, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सिलाइन सॉइल, पेटी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, फिर सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। इन सभी टॉपिक्स में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और कौन सी सॉइल किस एरिया में इंडिया की मिलती है, इन चीज को भी देखेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। अगर आप सॉइल की महत्व को समझें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सबसे ऊपर की लेयर अर्थ क्रस्ट की सॉइल ही है। ओके, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है क्योंकि यहीं से पे उगने वाले पेड़ पौधों से हमें फूड भी मिलता है और क्लोथ्स भी मिलते हैं। वन बाय वन हम इन चीजों को डिस्कशन करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं। विच इवोल्व ओवर 1000 ऑफ द ईयर, जो कि हजारों सालों में जाकर डेवलप हो पाई है। ओके, उसमें आज हम लोग पेड़ पौधे लगा के फूड भी पा रहे हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं उनका रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। तो वन बाय वन सारी चीजों को हम समझेंगे। यहाँ पे बहुत सारे एजेंट हैं जैसे कि वेदरिंग हो गया, ग्रेडेशन हो गया, ठीक है, वो रॉक पे इम्पैक्ट डालते हैं या अफेक्टेड होती है रॉक इनसे, ग्रेडेशन या वेदरिंग से। ठीक है, पेरेंट रॉक जो कि अफेक्टेड होती है और सॉइल प्रोड्यूस करती, बिकॉज अगर डिग्रेडेशन होता रहा, लगातार वेदरिंग होती रही तो ये क्षरण होता रहता है। ये रॉक पहले बड़े बड़े टुकड़ों में ब्रेक होगा, फिर उसके बाद उससे छोटे छोटे टुकड़ों में, और फिर उसके बाद उससे छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये नदी या नहरों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह विस्तारित होते रहते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे यही आगे चल के सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इतने फाइन पार्टिकल हो जाते हैं कि ये सॉइल बन जाते हैं। ओके, सॉइल और कुछ भी नहीं, सॉइल मिक्सचर है किन चीजों का, रॉक डेब्रिस का और ऑर्गेनिक मटेरियल का। ठीक है, मेन रॉक डेब्रिस है, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते इनमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलते जाते हैं। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर ही सॉइल है। ओके, मेजर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को, जैसे कि रिलीफ हो गया, ठीक है, कैसे वहां का एरिया है, पथरीला है, माउंटेनियस है, कैसा है। पेरेंटल मटेरियल क्या है, रॉक किस टाइप की है। ठीक है, क्लाइमेट उस जगह का कैसा है, वेजिटेशन पेड़ पौधे कैसे उगते हैं वहां पे, और ह्यूमन एक्टिविटीज वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस है भी कि नहीं भी है, और अदर लाइफ फॉर्म्स एंड टाइम, ये सारी चीजें सॉइल फॉर्मेशन में काफी इम्पैक्ट डालती हैं, या मेजरली कह लें कि इन्हीं की वजह से सॉइल में जो वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, अगर आप अपने आसपास एक कोई गड्ढा खोदें, ठीक है, और जरा सॉइल को देखें तो आपको वहां पे 3 लेयर्स मिलेंगी। ठीक है, मेजरली अगर कोई प्रॉपर लैंड सरफेस एरिया है और आप वहां पे डिग करते हैं, या स्कूल में अगर आपने कभी प्लांट वगैरह लगाया हो तो आपने डिग किया होगा, तो वहां पे देखिएगा बेसिकली 3 लेयर्स मिलेंगी सॉइल्स की। ओके, जिसको हम ओरिजिन ए, बी और सी के रूप में समझ सकते हैं। टॉप मोस्ट जोन है जो कि होरिजन ए, जिसमें कि ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा आपको मिलेंगे, इनकॉर्पोरेटेड विद मिनरल्स मैटर। ठीक है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स वाटर वगैरह ये सब मिक्स होगा। ठीक, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो सबसे ऊपर वाली लेयर ज्यादा महत्व रखेगी।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किसी एरिया में किस तरीके का वेजिटेशन होगा, ये सॉइल की फर्स्ट लेयर पर डिपेंड करेगा कि उसमें किस तरीके के मिनरल्स मिल रहे हैं। ओके, अगर आप कहीं किसी वेजी विलेज एरिया में जाएं, रूरल एरियाज में जाएं, तो वहां पे देखिएगा कि उस एरिया में जो वेजिटेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका मेजर रीजन क्या है, वहां की मिट्टी में किस तरीके के मिनरल्स मिल रहे हैं, इस कारण से वहां पे ऐसा वेजिटेशन है। ओके, अगर हम सेकेंड लेयर की बात करें होरिजन बी की, जिसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, जो कि ए और सी के बीच में है। होरिजन ए सबसे ऊपर, ओके, ये, और उसके बाद बी बीच में, और देन सी। ओके, इट हैज सम ऑर्गेनिक मैटर, इसमें कुछ आपको ऑर्गेनिक मैटर मिलेंगे। ठीक है, मिनरल्स मैटर इज नोटिसेबली विदर्ड, इनमें जो मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वो सब मीन्स ज्यादातर तो वेदर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, इनर वाटर फ्लो की वजह से। उसके नीचे आपको होरिजन सी मिलेगा, या लेयर सी कह लें आप, जो कि लूज पेरेंट मटेरियल हो गए, जहां पे आपको लूज पेरेंट मटेरियल का मतलब कि पेरेंट रॉक से जो मटेरियल निकला है वो ज्यादातर आपको लेयर सी में मिलेगा। ठीक है, जो कि आप कह सकते हैं कि किसी भी सॉइल फॉर्मेशन की फर्स्ट लेयर होती है। दिस अरेंजमेंट ऑफ द लेयर इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल, इस तरीके के अरेंजमेंट को ए बी सी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, ये ए बी सी ये सॉइल प्रोफाइल है। इसके नीचे अगर हम इस होरिजन ए बी और सी से भी नीचे जाएं तो आपको रॉक मिलेगी। ठीक है, ओके, जिसको हम पेरेंट रॉक या बेड रॉक कहते हैं। इसी का ही क्षरण हो रहा है धीरे धीरे और यहीं से सॉइल बन रही है। ठीक, इसके नीचे ये पेरेंट रॉक कह लीजिए आप। अगर हम सॉइल का क्लासिफिकेशन करें, ओके, इनमें वेरिएशन आने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि रिलीफ फीचर कैसा है उस एरिया का, लैंडफॉर्म कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रहती है, और वेजिटेशन का टाइप क्या है, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कुछ समय पहले। एंशिएंट टाइम में सॉइल को क्लासिफाइड किया गया था टू ग्रुप्स में मेजरली, एक उर्वर और एक ऊषर। ओके, जिसमें कि उर्वर फर्टाइल और ऊषर स्टेराइल। ओके, और 16th सेंचुरी एडी में आकर हमने सॉइल को क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जो कि उनसे पूर्वजों से कह लीजिए या उसके प्रीवियस जो सॉइल वहां पे मिलती थी उससे उसके पास करेक्टर आए हैं, उसके बेसिस पे हमने 16th सेंचुरी एडी के आसपास क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। वो क्या क्या थे, जैसे कि टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, स्लोप ऑफ द लैंड हो गया, मॉइस्चर कंटेन इन द सॉइल हो गया। इस बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया सॉइल का। ओके, अगर हम टेक्सचर की बात करें तो सॉइल सैंडी भी हो सकती, क्ले भी हो सकती, सिल्ट भी हो सकती और लोम भी हो सकती। ये कैटेगरीज हैं सॉइल की, कि इस कैटेगरीज में टेक्सचर के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम कलर के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो रेड, येलो, ब्लैक, ये तो शायद आप लोगों में से कई लोगों को मालूम भी होगा। ओके, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जिस जो कि 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR। ठीक है, इसने जो इसके अंडर की सब बॉडीज हैं, जैसे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये दो जो बॉडी हैं इसके अंडर में, ICAR के अंडर में, इन्होंने काफी स्टडीज करी हैं इंडियन सॉइल को लेके। ओके, इस कारण से ICAR ने भी क्लासिफाइड किया है इंडियन सॉइल को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड कैरेक्टर्स, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा किया गया था। ओके, उसी के बेसिस पे इन्होंने भी सॉइल के नेचर और कैरेक्टर के बेस पे सॉइल को क्लासिफाइड किया है। ये देख लेते हैं चार्ट में। ICAR has classified the soil of India into the following order as per the USDA soil taxonomy. Okay, so Inceptisol 39%, Intisols 28%, Alfisol 13%, Vertisol 8%,
एरिडिसोल 4%, ऑल्टिसोल 2, मोलिसोल 0.40 एंड अदर 2.92%। ये परसेंट वाइज हमारे इंडिया में इस तरीके की सॉइल्स मिलती हैं जो कि यूएसडीए सॉइल टेक्सोनॉमी की बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। ओके, जो हम मेजरली डिस्कस करते हैं वो ये है, बेसिस ऑफ द जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन के आधार पर हमने इस तरीके से सॉइल को क्लासिफाई किया है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सलाइन सॉइल, पीटी सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। इन सारी सॉइल्स के बारे में वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एलुवियल सॉइल ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगी नॉर्थ प्लेन में और रिवर वैलीज के आसपास। ओके, एक लगभग जितना भी टोटल एरिया है कंट्री का, इंडिया का, उसका 40% लगभग यही सॉइल मिलती है। उसके 40% एरिया में एलुवियल सॉइल मिलती है। ठीक है, क्या आपके एरिया में आसपास एलुवियल सॉइल मिलती है? जरा सोच के बताइएगा मुझे। दे आर डिपोजिशनल सॉइल। ये डिपोजिशनल सॉइल है, इसका मतलब ये रिवर या स्ट्रीम के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह आई है। ठीक है, और ये सैंडी भी हो सकती है और क्ले भी हो सकती है। ठीक है, सैंडी लोम टू क्ले, इसका नेचर सैंडी लोम से क्ले तक हो सकता है। सैंडी मतलब रेतीली। ठीक है, ये देखिए, ये है एलुवियल सॉइल। क्या आपके आसपास के एरिया में ऐसी मिट्टी मिलती है? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो कि रिच होती है पोटास के मामले में, मगर फास्फोरस इसमें काफी कम होता है। ठीक है, ये एलुवियल सॉइल आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि मेजर रीजन कहाँ पे है। ये देखिए, ये एलुवियल सॉइल, ये है रीजन, ये रीजन है एलुवियल सॉइल का। ठीक है, इन सब जगहों पे यहाँ पर आपको मेजरली यूपी, बिहार और ये ऊपर का पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल ज्यादा मिलेगी। और कोस्टल एरिया में ज्यादा मिलेगी आपको, ये आसाम के एरिया में आपको ज्यादा मिलेगी। और ये है कोस्टल एरिया, यहाँ पे आपको ज्यादा तमिलनाडु, आंध्रा, यहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल ज्यादा मिलेगी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये काफी हेल्प करेगा आपको चीजों को समझने में। मिलेगी कहाँ पे आपको? अपर और मिडिल गंगा प्लेन में। ठीक है, दो तरीके की एलुवियल सॉइल है, एक खादर, एक बांगर। खादर जो कि नई एलुविलियम सॉइल है, ठीक है, जो कि फ्लड्स के द्वारा बहाकर आई हुई है और जिसमें कि फाइन सिल्ट वगैरह मिलेंगे। जबकि भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियम है, पुरानी। ठीक है, जो कि आपको थोड़ा फ्लड प्लेन, जहां पर फ्लड की वजह से प्लेन अफेक्टेड हुआ, उससे थोड़ा सा दूरी पे, सपोज दैट ये रिवर है। ठीक है, फ्लड की वजह से इसने ये एरिया अफेक्टेड कर दिया इधर आसपास का। ठीक है, ये एरिया इसने अफेक्ट कर दिया, ये रिवर फ्लो हो रही, तो यहाँ पे तो आपको खादर मिल जाएगी, और जबकि यहाँ पे इस एरिया में आपको भांगर मिलेगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन, ध्यान रखिएगा। भांगर और खादर दोनों में ही कलकैरियस कंक्रीशन मिलता है, मींस कंकर। ठीक है, कंकर याद रखिएगा, ये नाम थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट पड़े। ओके, जैसे कि यहाँ भी हमने डिस्कस किया कि लोमी और क्ले होगी। ठीक, लोअर में मींस गंगा प्लेन की लोअर में आपको लोमी और क्ले मिलेगी, जबकि मिडिल गंगा प्लेन में और ब्रह्मपुत्र वैली में, ठीक है, इन सभी जगहों में आपको कैसे मिलेगी सॉइल? लोमी और क्ले। अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे इस तरीके से, वेस्ट टू ईस्ट, तो जो सैंडी नेचर है इसका वो कम होता चला जाएगा। ओके, क्योंकि इसका कुछ पार्ट राजस्थान के भी कवर में आ रहा है, तो वहां पर सैंड, आप जानते हैं कि वेस्टर्न पार्ट में ज्यादा सैंड मिलेगी, तो वहां से जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो सैंडी जो कंटेंट है वो डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, इसका कलर कैसा होगा? लाइट ग्रे से एश ग्रे की तरफ। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है, इसी वजह से मैंने आपसे कई बार बताया है कि इस एरियाज में रिवर का फ्लो प्रॉपर रहता है, एलुवियल सॉइल मिलती है, कल्टीवेशन ज्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है। ठीक है, अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें, जो कि आपको डेक्कन प्लेटू में मिलेगी, ओके,
डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सब और कुछ पार्ट तमिलनाडु का, ये देख लीजिए ब्लैक सॉइल का एरिया, ये है ब्लैक सॉइल का एरिया। ठीक है, देख सकते हैं आप, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, आंध्रा हो गया, ये सब रीजन है इसका जहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है। डेक्कन प्लेटू के वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप, काफी गहराई तक मिलेगी। ओके, इसको हम रेगुड सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। आप समझ गए होंगे ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉटन की ज्यादा खेती होती है। ठीक है, जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उनकी ज्यादा खेती होती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे डिस्कशन किया था, फूड प्लस क्लोथ। ठीक है, तो फूड तो मिलते ही है हमें पेड़ पौधों से, और कॉटन के भी ट्री प्लांट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें क्लोथ मिलते हैं। ठीक है, ब्लैक सॉइल क्ले होगी, डीप होगी और इम्परमिएबल होगी। ठीक है, जिस कारण से ये स्वेल हो जाती है, फूल जाती है और बिकम स्टिकी, चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, जब जब ये गीली होती है, और श्रिंक हो जाती है जब ये ड्राई होती है। ठीक है, इस कारण से जब ड्राई सीजन होता है, इसमें आपको व्हाइट क्रैक देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिल रही तो इस तरीके से क्रैक देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है, ब्लैक सॉइल में ड्राई सीजन के समय में, और इसी को ही ये जो ड्राई क्रैक्स होते हैं, इसी कारण से इसको हम सेल्फ फ्लोइंग भी कहने लगते हैं। ओके, क्योंकि प्लोइंग करने की आवश्यकता नहीं होती, सेल्फ फ्लोइंग हो जाती है यहाँ पे। इस करेक्टर की वजह से ब्लैक सॉइल में स्लो ऑब्जॉर्प्शन होता है और लॉस ऑफ मॉइस्चर होता है। ठीक है, क्योंकि क्रैक है, क्रैक में अब भाई क्रैक है, सनरेज पड़ेगी तो यहाँ से मॉइस्चर उड़ेगा कि यहाँ पे कंटेन होगा जाके। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें लॉस ऑफ मॉइस्चर हो जाता है ड्राई सीजन के समय में ज्यादा। ठीक है, और जो इसकी लोअर लेयर होगी, जो ऊपर में तो क्रैक है, जो उसकी नीचे की लेयर होगी वहां पे आपको काफी मॉइस्चर मिल जाएगा। ठीक, विद द हेल्प ऑफ क्रॉप, स्पेशली द रेन फेड वंस। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्रॉप्स वगैरह होंगी तो वो काफी समय तक मॉइस्चर उसमें कंटेन रहेगा। ओके, सस्टेन इवन ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, अगर इसमें क्रॉप होगी रहेगी तो आप ड्राई सीजन भी हो तब भी इसमें मॉइस्चर को बनाकर रखे रह सकते हो, क्योंकि इसकी मींस कंटेन करने की क्षमता तो अधिक होती है। मगर अगर इसमें कोई क्रॉप्स नहीं होगी तो क्रैक क्रिएट हो जाएंगे, क्रैक क्रिएट हो जाएंगे तो इवापोरेशन हो जाएगा, तो ये ड्राई हो जाएगी और लैंड भी बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो क्रॉप्स इसमें लगी रहे ज्यादा से ज्यादा समय तक, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप, तो वो मॉइस्चर बना रहेगा उसमें। ब्लैक सॉइल में आपको लाइम, आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिना ज्यादा मिलेगा। ठीक है, इसमें पोटासियम मिलेगा मगर फास्फोरस कम मिलेगा। ओके, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर ये आपको कम मिलेगा। तो जब हम खाद डालेंगे तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। पोटास तो मिलेगा, पोटास नहीं डाली जाएगी, फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर डाले जाएंगे प्लांटेशन के लिए। ओके, ब्लैक नाम है तो स्वाभाविक है, नाम के हिसाब से भी इसी का कलर है। ठीक है, और डीप ब्लैक टू ग्रे आपको मिल सकता है कुछ जगहों पर। अगर हम रेड एंड येलो सॉइल की बात करें, ये देखिए, ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल, जी कुछ एरिया हो गया ये उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, आंध्रा का, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, कुछ कुछ एरिया इन सब जगह, और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में ज्यादातर आपको मिलेगी रेड एंड येलो सॉइल। ओके, ध्यान रखिएगा। रेड एंड येलो सॉइल इग्निशियस रॉक के क्रिस्टलाइजेशन की वजह से बनी है। ठीक है, जहां पर लो रेनफॉल होता है, जैसे कि ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, नॉर्थ तो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आ रहा है ना, वेस्टर्न कोस्ट की तरफ आ रहा है, बीच का रीजन जहां पे रेन इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, या पिडमोंट जोन हो गया वेस्टर्न घाट का। ठीक है, लीवर्ड साइड आप कह सकते हैं, जहां पे रेन कम होती है जबकि विंडवर्ड साइड में रेन ज्यादा होती है। ठीक है, ये इस तरह के अगर वेस्टर्न घाट समझे। ठीक, तो इधर वाला पोर्शन विंडवर्ड साइड जो कि समुद्र के पास होगा, और इधर वाला लीवर्ड साइड जहाँ पे रेन कम होती है। ठीक है, छायादार क्षेत्र भी कह सकते हैं।
इसी क्षेत्र पे ज्यादातर आपको रेड लोमी सॉइल मिल जाएगी। ठीक है, रेड येलो सॉइल आपको मैंने अभी बताया कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन सब जगहों पे मिलेगी। सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन पे भी मिलेगी। ठीक है, इसका कलर रेडिश क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन है, मींस आयरन ज्यादा मिला हुआ है, इस कारण से इसका कलर रेड है। ठीक है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बनी हुई है इस कारण से भी। ठीक, येलो कब आपको कलर इसका मिलेगा, जब ये हाइड्रेटेड हो जाएगी। ठीक है, ये टॉकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक, फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल, तभी तो खेती हो पा रही कॉटन की। ठीक है, ब्लैक सॉइल में हालांकि ये रेड सॉइल है। ओके, चलिए रेड सॉइल पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल आर नॉर्मली फर्टाइल, आमतौर पे ये फर्टाइल होती हैं, उपजाऊ होती हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल होगी यहाँ पे, और फाउंड इन ए ड्राई अपलैंड एरियाज आर पुअर इन फर्टिलिटी। जो लो लैंड एरिया में मिलेगी मिट्टी आपको रेड एंड येलो, वो तो फर्टाइल होगी, मगर जो अपर लैंड में मिलेगी वो फर्टाइल नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि रिवाइंस और गुली की वजह से पानी वहां पे रुकेगा नहीं, वो सब नीचे आ जाएगा। ठीक है, जब पानी नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, मिनरल्स बह के नीचे आ जाएंगे। ठीक, तो प्रॉपर मटेरियल मिल नहीं पाएगा पेड़ पौधों को उनकी ग्रो के लिए। ओके, दे आर जनरली पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ह्यूमस। इनमें आपको किन चीजों की कमी मिलेगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। तो इसका मतलब जब हम यहाँ पे खेती भी करना चाहेंगे तो हमें इन चीजों को, केमिकल्स को मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी, फास्फोरस और ह्यूमस खाद के रूप में हमें यहाँ पे देनी होगी। ओके, लैटेराइट सॉइल की अगर हम बात करें, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल एरिया में मिलेगा आपको, टेम्परेचर भी हाई रहता हो और रेनफॉल भी हाई होता हो जाकर। ठीक है, जिस कारण से लिंचिंग ज्यादा होगी। ठीक है, ड्यू टू ट्रॉपिकल रेनफॉल, तो ये लिंचिंग काफी बड़ा रोल प्ले करेगी लैटेराइट सॉइल बनाने में। ठीक है, व्हेन रेन विद रेन लाइम एंड सिल्का आर लीज्ड, क्योंकि लाइम और सिल्का तो बह के चली जाएगी। ठीक है, और बचेगा क्या सॉइल में, आयरन ऑक्साइड और अल्युमिनियम कंपाउंड आर लेफ्ट, इस कारण से ये लैटेराइट सॉइल हो गई। ठीक है, तो किसी भी सॉइल का नाम उसके में मिलने वाले मिनरल्स और कलर, हालांकि कलर तो उसी पे बेस्ड है कि जिस टाइप के मिनरल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मिनरल्स मिलेंगे उसी की बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया है सॉइल्स को। ओके, एक मेजर कंपोनेंट, हालांकि और भी बहुत सारे कारण हैं, मगर मेजर ये मिनरल्स हैं उसमें मिलने वाले। अगर ह्यूमस मिलता भी है सॉइल में, लेटराइट सॉइल में कहीं पर ह्यूमस मिल भी जाएगा, तो बैक्टीरिया की वजह से फास्टली रिमूव्ड हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया रिएक्शन करके उस ह्यूमस को खत्म कर देते हैं। ठीक, क्योंकि तो आप जानते हैं कि हाई टेम्परेचर में बैक्टीरिया की रिएक्शन तेज हो जाती है। अगर आप चाहे सॉइल की बात करें या घर में रखी हुई चीजों की बात करें, अगर घर पे रखी हुई खाने के पदार्थ हाई टेम्परेचर में रखे गए हैं, ठीक है, तो उसमें बैक्टीरिया की जो प्रोसेस है वो तेज हो जाती है। ठीक है, जैसे कि गर्मियों में खाना जल्दी खराब हो जाता है इसी कारण से। ठीक है, इसमें आपको ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम ये कम मिलेगा, जबकि आयरन ऑक्साइड एंड पोटास ये आपको ज्यादा मिल जाएगा, जैसे कि अभी हम लोग ऊपर डिस्कशन किया था। ठीक, लैटेराइट सॉइल जो है वो सुटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, अगर हम इसमें कल्टीवेशन करते हैं तो हमें मैन्योर और फर्टिलाइजर को मिलाना पड़ेगा, तब हम इन जगहों पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। अगर कल्टीवेशन होगी तो रेड लेटेराइट सॉइल में होगी, जहाँ पे कैशू नट या काजू की खेती होती है। ठीक है, पेड़ लगाए जाते हैं। अगर इसमें खेती नहीं की जाती तो इसमें क्या किया जा सकता है, तो इसका सबसे बेस्ट यूज है, इसके हम ब्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, ईंटे जो कि आपके यहाँ घरों में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये काफी बड़ा यूज हो जाता है इसका। ज्यादातर आपको ये सॉइल हायर एरियाज में मिलेगी ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, थोड़ी हाइट पे मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी, ज्यादातर हाइट पे मिलेगी। अगर हम एरिड सॉइल की बात करें, एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, रेड से
ब्राउन मिलेगी आपको। ज्यादातर ये सैंडी होगी स्ट्रक्चर में और सेलाइन होगी नेचर में। ओके, आप ये एरिड सॉइल आप देख सकते हैं मैप में, ये ठीक है। लैटेराइट सॉइल, अच्छा हाँ ब्लैक सॉइल हो गया। लैटेराइट सॉइल कुछ जगह पे है, ये इन जगह पे ये है लैटेराइट। ओके, पेन चेंज कर दूं कलर तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये लैटेराइट है, यहाँ पे लैटेराइट है, ये इन जगहों पे है, पैचेस हैं थोड़े थोड़े मेघालय के कुछ रीजन में, यहाँ पे लैटेराइट मिलेगी। ठीक है, जबकि एरिड आपको ये है, ये मिल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सैंडी होगी स्ट्रक्चर में और सेलाइन होगी नेचर में, मीन्स इसमें साल्ट आपको ज्यादा मिलेंगी। ठीक, साल्ट कंटेंट विल बी हाई। ठीक है, जिसको इवापोरेट, जहां से अगर पानी इवापोरेट हो जाएगा तो वहां पे आपको कॉमन साल्ट मिल जाएगा। ठीक है, जो कि दांडी मार्च के समय पे गांधी जी ने बनाया था। ओके, तो ये सारी चीजें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हो सके तो रिलेट करके चलिए आपस में ही, और अपने आसपास की चीजों को भी समझिए कि क्या ये वहां पे है। रीजन क्या है लेटराइट एरिड सॉइल बनने का? ये जहां पर भी मिलती है या ये वहीं पे मिलती है जहां पर हाई टेम्परेचर हो, इवापोरेशन हाई हो। ठीक है, इस वजह से मॉइस्चर और ह्यूमस इसमें रहता ही नहीं, क्योंकि ह्यूमस वहां पे जहाँ पे बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, बैक्टीरिया तब होंगे जब थोड़ी सी मॉइस्चर होगी वहां पे, जब मॉइस्चर ही नहीं है तो बैक्टीरिया ही नहीं तो ह्यूमस नहीं बन पाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे फिर है ही नहीं, तो एक साइकिल हो जाती है, साइकिल बन जाती है। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर कहीं से भी कोई भी चीज ब्रेक हुई तो तुरंत ही नेचर चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये चीज समझिएगा। नाइट्रोजन भी इसमें आपको कम मिलेगी, फॉस्फेट आपको मिल सकता है नॉर्मल। ठीक है, नाइट्रोजन नहीं मिलेगी आपको। जो लोअर होरिजन में एरिड सॉइल होगी वहां पे मींस बाय कंकर लेयर बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। जैसे जैसे नीचे आएंगे लोअर होरिजन में, अगर माउंटेन एरियाज या प्लेटू एरियाज है नीचे आएंगे तो कंकर की लेयर आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कैल्शियम कंटेंट होने की वजह से। ठीक है, अगर कंकर की लेयर मिल रही है बॉटम पर, ठीक है, तो ये क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर, वाटर के इन्फिल्ट्रेशन को रोक देगी। ओके, एज सच व्हेन इरिगेशन इज मेड अवेलेबल, जब इरिगेशन किया जाएगा तो सॉइल मॉइस्चर इज रीडली अवेलेबल फॉर सस्टेनेबल प्लांट ग्रोथ। तो ऊपर ही ऊपर अगर इन एरिया में किया जाता है बाई चांस, ठीक है, अगर मॉइस्चर उड़ने से पहले या कुछ बरसात हुई हो उस कारण से मॉइस्चर आ गया है तो, ठीक, तो readily available for sustainable plant growth, these soil are poor and contain little humus and organic matter। ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो प्लांट भी यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिनमें कि थॉर्न वगैरह ज्यादा होंगे, कांटे वगैरह ज्यादा निकलेंगे, और ऐसे प्लांट देखने को मिलेंगे जिनमें कि वाटर स्टोरेज ज्यादा, जिनकी कैपेसिटी जिनकी ज्यादा होगी। ठीक है, कैक्टस वगैरह हो गए ये। अगर हम सेलाइन सॉइल की बात करें, ठीक है, जिसको हम ऊसर सॉइल भी कहते हैं, इसमें आपको ज्यादातर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम साल्ट मिलेंगे। ठीक है, इनका परसेंटेज ज्यादा होगा। तो ये भी क्या है, इनफर्टाइल है, किसी भी वेजिटेशन ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, ज्यादा साल्ट है इनमें, आप जानते हैं क्यों है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है और पुअर ड्रेनेज सिस्टम है। पुअर ड्रेनेज सिस्टम की वजह से और ड्राई क्लाइमेट की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, पानी ड्राई क्लाइमेट है तो पानी तो सब मॉइस्चर के साथ उड़ गया, चला गया। ठीक है, और पुअर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है कि पानी जाके किसी जगह पे स्टोर हो जाए और वो इवापोरेट हो जाता है तो क्या बचता है, साल्ट साल्ट। ठीक है, ये आपको एरिड और सेमी एरिड रीजन में मिल जाएगी ज्यादातर मिट्टी, सिलाइन सॉइल। ठीक है, साल्ट ज्यादा मात्रा में होगा। और जहां पे कुछ समय के लिए वाटर लॉग रहा हो या स्वैम्पी एरिया रहा हो। ठीक है, पहले तो ऐसा रहेगा वाटर लॉग या स्वैम्पी एरिया, बरसात के समय में या किसी वजह से नदी की धारा की वजह से कुछ समय के लिए वो स्वैम्पी एरिया वाटर लॉग्ड है।
मगर ड्राई क्लाइमेट से वो सारा पानी धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा, केवल साल्ट साल्ट मिलेगा आपको। तो साल्ट साल्ट और प्लस सॉइल के साथ तो वो सलाइन सॉइल हो जाएगी। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सैंडी टू लोमी, ठीक है, और नाइट्रोजन और कैल्शियम इसमें बहुत ही कम होंगे, ठीक है, या कह लीजिए नहीं भी होंगे। ये सब हुआ कैसे है, इसके मेजर कॉजेस क्या है, इंटेंसिव कल्टीवेशन। ये वहां पे आपको सॉइल ज्यादा मिलेगी जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में कल्टीवेशन किया जा चुका है, ठीक है, और इरिगेशन मींस पानी का ज्यादा ज्यादा यूज हो चुका है, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है उसका बहुत ज्यादा यूज हो चुका है एग्रीकल्चर में। और ज्यादातर ये एरियाज वो होंगे जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था स्टार्टिंग में, सबसे पहले जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था जिन जगहों से, वहां पे आज आपको सलाइन सॉइल ज्यादा मिलेगी, ठीक है। फर्टाइल एलुवियल सॉइल जो आज सलाइन सॉइल बन के रह गई है, क्यों, इंटेंसिव कल्टीवेशन की वजह से और एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन की वजह से। ओके, एक्सेसिव इरिगेशन हुआ, ड्राई क्लाइमेट रहा, ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन हुए। कैपिलरी एक्शन क्या होते हैं, जैसे कि ये सॉइल लेयर है, ठीक है, तो इस तरीके से ये पतली पतली या आप कह लें नलिकाएं बन जाती हैं, ठीक है, स्ट्रेट, सीधी सीधी, लेयर बाय लेयर, ठीक। तो इनसे क्या होता है कि कैपिलरी से तो वाटर आके इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, और ऊपर ये क्या छोड़ जाती है, साल्ट साल्ट यहाँ पर छोड़ जाती है, ठीक, कैपिलरी के यहाँ पे साल्ट साल्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि पानी तो निकल के इवापोरेट हो गया, ठीक है। तो इस सलाइन सॉइल का मेन रीजन ये है, डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। अगर इन जगहों पर आपको कल्टीवेशन करना भी है इस तरीके की सलाइन सॉइल पर, तो आप सबसे पहले उसमें जिप्सम मिलाइए, ठीक है, जो कि इस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर सकता है, ठीक। पेटी सॉइल ये उन एरियाज में मिलेगी जहां पे हैवी रेनफॉल है और हाई ह्यूमिडिटी है, ठीक है, रेनफॉल हाई है और ह्यूमिडिटी भी जहां पर ज्यादा है, वेयर देयर इज अ गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, और अच्छी खासी वहां पर वेजिटेशन हुई हो, ठीक। अगर वेजिटेशन अच्छी हुई है तो स्वाभाविक सी बात है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर वहां पर ज्यादा मिलेंगे, ठीक। इस कारण से ह्यूमस ज्यादा होगा वहां पे और ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा होगा, फिर वही साइकिल बन गई, हैवी रेन, ह्यूमिडिटी, गुड ग्रोथ। फिर उसके बाद गुड ग्रोथ के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सब डेड हो जाएंगे, ठीक है, डेड होके ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा देंगे सॉइल में, ठीक, जिससे कि ह्यूमस और ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाएगा। फिर ये प्लांट की ग्रोथ में और हेल्प करेंगे, जब प्लांट की जो ग्रोथ ज्यादा होगी तो उन एरियाओं पे रेनफॉल हाई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। ऑर्गेनिक मैटर इन दिस सॉइल में गो इवन अप टू 40 to 50%, यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मैटर 40 से 50% तक मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, गिव मी अ मिनट। जो पेटी सॉइल है वो क्या होगी, नेचर में मींस कलर में ब्लैक होगी और हैवी होगी और प्लस एल्केलाइन होगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ब्लैक इन कलर, हैवी और नेचर एल्केलाइन। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जी, ठीक है, ये फॉरेस्ट माउंटेनियस यहाँ पे कैटेगरी है, और जहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब एरिया, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का ये एरिया, ठीक है, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट माउंटेनियस सॉइल मिल जाएगी।
जहां पे सफिशिएंट रेनफॉल होता हो, ठीक है, और इनका नेचर कैसा होता है, लोमी या और सिल्टी, ठीक है। आपको मिलेंगी ये ज्यादातर कहाँ पे, वैली साइड में, खाड़ियों पे, ठीक है, एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप। इन द स्नो बाउंड एरियाज जैसे कि हिमालय वगैरह के एरियाज में, ठीक है, ये इनको क्या फेस करना पड़ता है, डेनुडेशन, ठीक है। इस कारण से ये एसिडिक हैं विद लो ह्यूमस कंटेंट, ठीक, डेनुडेशन होता है जिसकी वजह से इनका नेचर एसिडिक हो गया है और ह्यूमस भी काफी कम मात्रा में मिलता है इनमें, ठीक है। जो लोअर वैली में मिलेगी या वैली के लोअर पार्ट में मिलेगी वो तो मिट्टी फर्टाइल होगी, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी है, कहीं पे जगहों पे आपने देखा भी होगा, और वो एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह करते रहते हैं, ठीक। सॉइल को आप नॉन लिविंग सिस्टम मत समझिएगा, सॉइल लिविंग सिस्टम है, ओके। जैसे कि और ऑर्गेनिज्म है उसी तरीके ये भी डेवलप्ड होती है, डिके भी होता है इसका, डिग्रेड भी होती है, रिस्पॉन्ड भी करती है टू प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है, इफ एडमिनिस्टर्ड इन टाइम, ओके। अगर इसको एडमिनिस्ट्रेट करते रहे टाइमली तो ये रिस्पॉन्ड भी करती है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि कब इसको किस तरीके की मिनरल्स मटेरियल की जरूरत है और वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इनको नॉन लिविंग सिस्टम मत समझिएगा, सॉइल लिविंग सिस्टम में आती है जैसे कि अदर ऑर्गेनिज्म आते हैं, ओके। सॉइल डिग्रेडेशन क्या है, अगर हम ब्रॉड सेंस में समझें तो इसको डिफाइन किया जा सकता है, डिक्लाइन इन सॉइल फर्टिलिटी। अगर किसी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, उपजाऊ क्षमता कम हो रही है, तो उसको हम सॉइल डिग्रेडेशन कहेंगे, ठीक है। जैसे कि न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका कम हो जाए, ओके। डेप्थ ऑफ सॉइल गोज डाउन, जो सॉइल की डेप्थ थी जहां तक मिल रही थी वो खत्म होने लगी इरोजन की वजह से, ठीक है, और मिसयूज की वजह से, ठीक है। तो इसको हम सॉइल डिग्रेडेशन कहते हैं। सॉइल इरोजन क्या है, ये डिग्रेडेशन का एक आप कह लीजिए कि सब कैटेगरी है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है इरोजन। अब सॉइल इरोजन देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल कवर, अगर सॉइल कवर का किसी लैंड एरिया में या माउंटेन एरिया में यहाँ पे सॉइल कवर मिल रही है, इसका डिस्ट्रक्शन हो जाना, ठीक है। फर्टिलिटी नहीं कम होना, वो तो कम होगी होगी डिग्रेडेशन में, मगर जो उसका सब कैटेगरी है स्पेसिफिकली सॉइल इरोजन क्या है, स्पेसिफिकली सॉइल इरोजन सॉइल डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, कि बर्बाद हो गई मिट्टी यहाँ की, ओके। किसी भी कारण से ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है, नेचर भी कर सकती है, ठीक है, फॉर सॉइल इरोजन। क्या होता है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ सीट एंड गुली इरोजन, या तो सीट के, जैसे कि अगर ये माउंटेन एरिया है, यहाँ पे सॉइल पूरी इस लेयर मिल रही, और ये लेयर क्या हो गई, कई पार्ट में ब्रेक हो गई, कई सीट में ब्रेक हो गए, ठीक है, अलग अलग सीट फॉर्म कर देती है और ये सीट फ्लो होने लगती है वाटर के साथ पूरी पूरी, ठीक है। तो ये है सॉइल इरोजन, वाटर फ्लो हो रहा है उसी के साथ सीट भी मूव कर रही है, ये सॉइल इरोजन है। या तो इसमें गुलीज बन जाए, जिस एरिया में, इसको मैं रफ कर देता हूं, अगर सपोज दैट ये प्लेन एरिया है, प्लेन लैंड एरिया है, ओके, यहाँ वाटर काफी समय से मीन्स फ्लो हो रहा है, तो ये एक ही सेम डायरेक्शन में फ्लो होने की वजह से मिट्टी में छोटी छोटी गुलीज या छोटी छोटी नलिकाएं बना देता है, और ये डीप होती जाती है, ठीक है, मोर डीप, और एक समय ऐसा आता है कि वैली बना देती है, ठीक है। आप विश्वास नहीं करेंगे, गुलीज बहुत छोटी होती है, बहुत ही कम डेप्थ होती है इनकी, ठीक है। तो ये सब है सॉइल इरोजन, ओके। सीट इरोजन क्या है, टेक प्लेस ऑन लेवल लैंड्स आफ्टर हैवी शावर, अगर काफी पानी गिरा है और उसके बाद मैंने बताया कि सीट की जो लेयर है वो सीट के रूप में इस तरीके से ब्रेक हो गई है, ठीक है, और वो पानी के साथ बह रही है, उसी को हम सॉइल इरोजन कहें या सीट इरोजन कह सकते हैं आप, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक है, हार्मफुल है, क्योंकि इट रिमूव्स द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल, क्योंकि ये क्या होता है कि जो नीचे की तो बेस वाली लेयर है सॉइल की, उसमें इतने ज्यादा मिनरल्स मैंने बता चुका हूँ नहीं मिलते जितने कि ऊपर की लेयर में मिलते हैं, और ऊपर की लेयर तो सीड के फॉर्म में फ्लो हो जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे
एग्रीकल्चर कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, गुली इरोजन क्या है, इज कॉमन ऑन स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप में मतलब कि एक माउंटेन है, वहां पर आपको ज्यादा मिलेगी। ठीक है, गुलीज यहाँ पे इस तरीके से पत्ती पत्ती नलिका है। गुली और डीप होती है अगर रेनफॉल ज्यादा होने लगा। ठीक है, और ये और भी कारण है कि एग्रीकल्चर लैंड अगर कट किया जाता है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तो भी गुलीज बनने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ऐसा रीजन जहां पे डीप गुलीज हो, डीप गुलीज को हम रिवाइंस भी कहते हैं। पहले छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, डेप्थ कम होती है, जब ये और गहरी हो जाती है उनको रिवाइंस कहते हैं। ठीक है, ऐसे एरियाज को, ऐसे रीजन को हम बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। ध्यान रखिए, कल्टीवेशन तो हो नहीं पाएगा यहाँ पे। ओके, रिवाइन आपको कहाँ मिल सकते हैं इस तरीके के डीप गुलीज, चंबल बेसिन में मिल सकती है, तमिलनाडु वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में मिल सकती है। ओके, हर साल लगभग 8000 हेक्टेयर लैंड रिवाइन की वजह से बर्बाद होता है। ओके, अगर इसका प्रॉपर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया तो काफी जो कल्टीवेटेड लैंड है जहाँ पे कल्टीवेशन किया जा सकता है या हो रहा है वो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कुछ सॉल्यूशन जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। व्हाट टाइप्स आर प्रोन टू गुली इरोजन, गुली इरोजन के कारण क्या है। ठीक है, जो गुली इरोजन को और बढ़ावा देते हैं, जैसे कि लैंड क्लियरिंग की जाए, पेड़ पौधे काट दिए जाएं, ओवर ग्रेजिंग हो जानवरों के द्वारा, रिपीटेड कल्टीवेशन हो, एक ही जैसा कल्टीवेशन, एक ही तरीके के प्लांट बार बार लगाए जा रहे हो, या आग लग जाए नेचुरल तरीके से या ह्यूमन की वजह से, रैबिट फेरल एनिमल्स और ड्राउट, ये सारी चीजें हो जाए। ठीक है, सूखा वगैरह पड़ जाए तो गुली इरोजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। कंसंट्रेटेड रन ऑफ फ्रॉम स्टीप ग्राउंड फ्लोइंग इनटू क्लियर ड्रेनेज डिप्रेशन, अगर बराबर इस तरीके से गुलीज बनती चली जा रही हो, वाटर फ्लो होता रहा है तो ये और कारण बनेगा और डीप गुलीज बनने का। ओके, अगर इसको रोका नहीं जाता है समय पे तो। और अगर किसी जगह की सॉइल अनस्टेबल है, सॉइल अनस्टेबल कब होगी, जब वहां पर पेड़ पौधे कम होंगे। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ों में सॉइल रुकी रहती है, अगर पेड़ पौधे नहीं है, कम है, तो फिर ये गुलीज बनने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, इंडिया का बहुत बड़ा एरिया जो कि एरेबल है, जहां पर हम इरिगेशन वगैरह करते हैं, ये अब सेलाइन हो रहा है। ठीक है, क्यों, ओवर इरिगेशन की वजह से, और केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी वजह से, ऑर्गेनिक मैन्योर की जगह पर। ठीक है, जो कि सॉइल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अनलेस द सॉइल गेट्स इनफ ह्यूमस केमिकल हार्डन इट, क्या होता है कि अगर नेचुरल प्रोसेस चलती भी रहे और सॉइल के पास ह्यूमस हो भी, मगर अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा यूज कर रहे हैं किसी भी लैंड एरिया में, वो बह के किसी और दूसरे लैंड एरिया में भी जाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो उस एरिया की मिट्टी को हार्डन कर देते हैं और सुखा देते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने की वजह से मिनरल्स तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बन जाएंगे। ठीक, जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करेंगे, और जब ऐसा नहीं होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज कॉमन इन ऑल कमांड एरियाज ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट, जितनी भी जगहों पे रिवर वैली प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। और वो एरिया जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे पहले आए थे, या जब से जहां पर सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जिन जगहों से। ठीक है, अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो लगभग इंडिया का आधा लैंड, ठीक है, वो डिग्रेड हो चुका है। ठीक है, डिग्रेडेशन से अफेक्टेड हो चुका है आधा लैंड, टोटल लैंड जितना भी मिलता है इंडिया में, केवल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं, एरेबल लैंड नहीं, टोटल एरिया। ठीक है,
अगर हमने ये सिचुएशन देखी है, ये प्रॉब्लम देखी कि सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, तो इसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है? लैंड विद a slope gradient 15 to 25% should not be used for cultivation. अगर इस तरीके की स्लोप है, ठीक है, लैंड विद स्लोप ग्रेडियंट 15-20%, वहां पे कल्टीवेशन ना किया जाए, ओवर ग्रेजिंग को रोका जाए और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी रोका जाए, ठीक है, जो कि इरोजन को बढ़ावा देते हैं। कुछ सोल्यूशन है, जैसे कि कंटूर बंडिंग की जाए, मींस बांध बनाए जाए, ठीक है, मेड़ बनाई जाए, टेरेसिंग की जाए, टेरेस फार्मिंग वगैरह होती है, रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री हो, मींस कुछ जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड है मगर उसके बावजूद भी कुछ एरियाज ऐसे बच जाते हैं लैंड के जहां पर कल्टीवेशन नहीं किया जाता, तो वहां पे आप ट्री लगा सकते हैं। तो एग्री और प्लस फॉरेस्ट मिलकर भी हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल ग्रेजिंग हो, कवर क्रॉपिंग हो, ठीक है, मिक्स फार्मिंग हो और क्रॉप रोटेशन हो। क्रॉप रोटेशन बना रहे, इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल में मिनरल्स और विटामिन बने रहते हैं, क्योंकि रोटेशन बना रहता है कि एक के बाद एक आते रहते हैं, तो बैलेंस बना रहता है। किसी भी एक चीज को करते रहेंगे तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूअस सर्किल, एक बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें बीच बीच में करते रहना चाहिए। अगर फिंगर गुलीज आपको एलिमिनेट करनी है, फिंगर गुलीज मतलब कुछ नहीं, जो इस तरीके से गुलीज बनती हैं, ठीक है, एक ही जगह से मेन ब्रांच होगी, उसी से शाखाएं निकलेगी, ये फिंगर गुलीज है। इसको हम टेरेसिंग की मदद से खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर बिगर गुलीज है, काफी गहरी हो चुकी है, ठीक है, जहां पर वाटर की वेलोसिटी स्वाभाविक है काफी ज्यादा होगी, ठीक है, वो रिड्यूस की जा सकती है अगर हम वहां पे चेक डैम्स बनाते। चेक डैम बनाकर हम इस तरीके की बिगर गुलीज से होने वाले इरोजन को हम रोक सकते हैं। एरिड और सेमी एरिड एरिया की बात करें हम, तो कुछ एफर्ट किए जा सकते हैं टू प्रोटेक्ट कल्टीवेबल लैंड फ्रॉम इंक्रोचमेंट बाय सैंड ड्यून्स, ठीक है। क्या होता है कि कुछ सेमी एरिड एरिड रीजन में अगर वेजिटेशन भी हो ना, तो क्या होता है कुछ समय पर तेज हवाओं की वजह से सैंड उड़ उड़ के किसी एक जगह पर कलेक्शन होने लगती है, और वो वेजिटेटेड एरिया भी हो सकता है, नॉन वेजिटेशन एरिया भी हो सकता है, इस तरीके के ड्यून्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वेजिटेशन इन्हीं के अंदर दब जाता है, ये सैंड ड्यून्स हैं, और वो पूरा एरिया अनफर्टाइल हो सकता है, ठीक है। तो इन जगहों पे क्या किया जाए, शेल्टर्स डेवलप किए जाए, शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्री एंड एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब वही कि अगर किसी लैंड एरिया में आप फॉरेस्ट्री, ये इस तरीके से एग्रीकल्चर यहाँ पे कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ आप यहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं, जिससे कि काफी सैंड ड्यून्स जैसी सिचुएशन बनने से रोका जा सकता है, ठीक है। अगर कोई भी लैंड कल्टीवेशन के लिए सुटेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको पॉस्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू पॉस्चर फॉर ग्रेजिंग। ऐसे एरियाज में कन्वर्ट कर दीजिए जो कि जानवरों के लिए चारे के रूप में काम आ जाए, ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, ठीक। कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट आज भी हो रहे हैं टू मेक स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, किसके द्वारा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा कुछ एक्सपेरिमेंट किए भी जा चुके हैं और चल भी रहे हैं, जिससे कि स्टेबलाइज किया जा सके सैंड ड्यून्स को। अगर हम एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे तो काफी हद तक इससे सोल्यूशन निकाला जा सकता है, ओके। ये सारी पीडीएफ जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस की, ये सब आपको माई बुक लो ऐप पे मिल जाएंगे। अगर वहां नहीं मिलती तो हर एक वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया है, वहां से ले सकते हैं, मांग सकते हैं, ओके। एंड वन मोर थिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर में बस इतना है, थैंक यू।